सत्य के साथ। आपको तो आम आदमी पार्टी को तो वार्डों में उम्मीदवार ही नहीं मिले, यानी कि आम आदमी पार्टी ने आपको बलि का बकरा बना दिया और अब कुर्बानी की तैयारी चल रही है। आप बता रहे हैं कि घोटाला हुआ, तो घोटाला किसने किया? कांग्रेस को उम्मीदवार को आप उम्मीदवार ही नहीं मान रहे हैं। आम आदमी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट है या बहकी हुई बात कर रही है आम आदमी पार्टी? तो आप सीधे तौर पे नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बता रहे हो। आप लोगों से नजरें चुरा रहे हैं, भाग रहे हैं लोगों से। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया। महिलाओं सहित बच्चों सहित लोगों को परेशान किया, तो उनके साथ लोहा लेने वाला रविंद्र आनंद था। नगर निगम में आम जनता जो जनता आएगी उसके साथ आदर सत्कार से बात होगी, उससे पैसा नहीं लिया जाएगा, उसका काम फ्री में होगा। अगर ये चाहते हो तो रविंद्र आनंद को चुन लो एक बार। 60 करोड़ के घोटाले की जांच के आदेश डीएम साहब ने दिए हुए हैं। शराब पिलाना और पैसे देना ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कल्चर रहा है। उनके खुद कृषि मंत्री घोटालों की जांच में फंसे हुए हैं। महज 300 रुपए मेरी तनख्वाह थी सन 88 में। मैंने बल्ब फैक्ट्री में काम किया, मैंने दिल्ली से माल ला के सप्लाई किए, मैंने जनरेटर घसीटा, सड़क पे जनरेटर पे धक्का मारा, वो सब काम मैंने किए। सपने पूरे करने के लिए अगर कोई आगे बढ़ता है तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफी और आज साल का पहला दिन है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। साल का पहला दिन है और आज हमारे साथ नगर निगम देहरादून में मेयर पद के उम्मीदवार रविंदर सिंह आनंद है, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने अपने योद्धा के रूप में उतारा है। आम आदमी पार्टी को पूरा यकीन है कि भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को पटकनी देंगे, लेकिन यह भरोसा आम आदमी पार्टी लाती कहां से है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे खुद रविंदर सिंह आनंद से। आनंद जी, आपको पूरा भरोसा है कि मेयर आप बनने वाले हैं? आम आदमी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट है या किसी बहकी हुई बात कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, सबसे पहले मैं नव वर्ष के शुभ अवसर पर जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं, पूरे प्रदेश पूरे देश के और देहरादून के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा और आपको भी प्रेषित करूंगा। और नए साल के दिन हम मीठी मीठी बात करेंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि जो सवाल आपने दागा है, तो देखिए, आम आदमी पार्टी की एक स्ट्रेटजी शुरू से रही है कि हम काम की राजनीति करके आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे पास काम दिखाने के लिए दिल्ली का मॉडल, पंजाब का मॉडल सामने है। अब जनता दिल्ली में भी उत्तराखंड के रिश्तेदार हैं और जो देहरादून में लोग रहते हैं उनके रिश्तेदार भी दिल्ली में बहुत हैं और पंजाब में भी बहुत हैं। अब उन लोगों ने काम को देख लिया है, केजरीवाल के काम को, आम आदमी पार्टी के काम को देख लिया है। मोहल्ला क्लिनिक के रूप में, मोहल्लों में जो सफाई है उसके रूप में, मोहल्लों में जो कैमरे लगे हैं उसके रूप में देख लिया है। और यहाँ एक छोटी सी लाइन और जोड़ देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अमित शाह जी ने बुलाकर बहुत तगड़ी फटकार लगाई थी न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर के, कि जो अपराध आए दिन मोहल्लों में, कॉलोनियों में हो रहे हैं उसको लेकर के। अब हम बात करते हैं दिल्ली की, जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे क्राइम था, लेकिन जब से केजरीवाल साहब की सरकार वहाँ बनी है और जगह जगह CCTV लगे हैं, कैमरे लगे हैं, तो उससे जो रुका है वहाँ पर, जिस प्रकार से पूरी जो क्राइम की रोकथाम हुई है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब दिल्ली सवारी, देहरादून की बारी। रविंदर भाई, आप DAV कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आपके दो सीनियर, एक भाजपा से है, एक कांग्रेस से है, तो आपका मुकाबला भाजपा से है, कांग्रेस से है या अपने सीनियर से है? DAV कॉलेज के तीनों उम्मीदवार हैं। देखिए, जहाँ तक स्कूलिंग की बात है तो मैं ज़रूर, मुझे लगता है कि भाई थपलियाल जी भी और पोखरियाल जी भी मुझसे सीनियर रहे हैं, रहे होंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर हो सकता है, कई बार क्या होता है कि राजनीतिक तौर पर, चूंकि मैं तो 98 से पोस्टर चिपका के 96 से, उससे पहले जब 93 में एक पूरे देश में एक लहर चली राजनीति को लेकर के, तो मैं उस समय मैंने पार्टियों में काम किया है, मुझे अवसर मिला और मैं बहुत पुराने समय से, मुझे लगता है कि मैं 46 वर्ष की आयु है और मुझे लगता है कि मुझे राजनीति में, अगर मैं कहूँ 35 साल हो गए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं तो 10 साल की उम्र से पोस्टर चिपका रहा हूँ, 88 से 90 से। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ का
निवासी हूँ। देहरादून को सबसे करीब से अगर तीनों प्रत्याशियों में किसी ने देखा होगा तो मैंने देखा होगा। ये मैं इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि हमारी जो परिवार है वो यहाँ 3 पीढ़ियों से रह रहा है और देहरादून को बसते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है। और ये उस समय की बात है जब 1-1.5 लाख की आबादी देहरादून की हुआ करती थी और एक ही विधानसभा, पूरा देहरादून की विधानसभा भी एक थी। तो मुझे लगता है कि पूरे देहरादून वासी रविंदर आनंद को गलियों में घूमते हुए, गलियों में कंचे खेलते हुए जिन्होंने देखा है, गुल्ली डंडा खेलते हुए, साइकिल चलाते हुए जिन्होंने देखा है, वो इस अपने बच्चे को, इस अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को जरूर आशीर्वाद देंगे। मैं सभी माताओं बहनों के आगे निवेदन भी कर रहा हूँ। रविंद्र जी, आप भाजपा पे बहुत ज़्यादा हमलावर हैं। आपको लगता है कि भाजपा ने जो उम्मीदवार दिया है, आप उससे बेहतर उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को उम्मीदवार को आप उम्मीदवार ही नहीं मान रहे हैं। आपका मानना है कि जिसका मुकाबला है आपसे मुकाबला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो दोनों बड़े भाई हैं, अगर इनके पीछे से सिंबल हटा दिया जाए तो ऐसा कोई ऐसा काम है जो इन्होंने दिखाया हो पिछले 5-7 सालों में? मुझे लगता है गैरसैंण की लड़ाई लड़ने वाला और विधानसभा जाकर के अपने कपड़े उतार करके गैरसैंण की मांग करने वाला रविंदर आनंद था। जब सीपीयू का अत्याचार लोगों पर बढ़ा और सीपीयू ने महिलाओं सहित, बच्चों सहित लोगों को परेशान किया, तो उनके साथ लोहा लेने वाला रविंदर आनंद था। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो मैंने उठाए हैं वो सब जानते हैं। मुझे लगता है मेरे दोनों बड़े भाई जो हैं वो, भाई जाहिर सी बात है, भाजपा एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस उससे भी पुरानी पार्टी है, हमारी पार्टी तो अभी जुमा जुमा 10-12 साल की पार्टी है, हम जरूर उनसे जूनियर हैं भाई। लेकिन ये जो रविंदर आनंद फायर है, मुझे वो दोनों भाई जरा ये बता दें कि जो मैंने पिछले 5-7-10 सालों में जो आंदोलन किए हैं और जिस प्रकार से मैंने 2014 से लेकर 2016 में मंडी का जो सफल संचालन किया है, मंडी समिति देहरादून में मैं चेयरमैन रहा, मुझे लगता है वो एक नजीर बनी। उस वक्त लोगों ने कहा कि जो मंडी में कभी काम नहीं हुआ वो इस वर्ष हुआ, इस साल हुआ, इस बार हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर उस काम को मेरे देख करके जनता मंडी सवारी और अब नगर निगम की बारी, नगर निगम में घोटाले खत्म होंगे, नगर निगम में आम जनता, जो जनता आएगी उसके साथ आदर सत्कार से बात होगी, उससे पैसा नहीं लिया जाएगा, उसका काम फ्री में होगा। अगर ये चाहते हो तो रविंदर आनंद को तो आप सीधे तौर पे नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बता रहे हो? बिल्कुल। ऐसा कैसे कह सकते हो आप? नगर निगम को सीधे सीधे आपने भ्रष्टाचार के रूप में संबोधित किया। देखिए, अब जब आपने कहा कि बड़े भाई, तो एक और बड़े भाई हैं मेरे, और मैं उनका नाम तो लूँगा नहीं, लेकिन ये सभी जानते हैं जो पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से नगर निगम और उसके क्रियाकलाप पूरे प्रश्न चिन्ह उन पर लगे रहे, किस प्रकार से मोहल्ला समितियां, स्वच्छ समितियां बनाई गई और उसमें 60 करोड़ के घोटाले की जांच के आदेश डीएम साहब ने दिए हुए हैं और इस आदेश को, इस जांच को रोक करके रखा हुआ है बीजेपी ने। और ये जो 60 करोड़ का घोटाला है, ये किसका पैसा है? मैं जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये पता है किसका पैसा है? ये आपका पैसा है। ये जो आपने नगर निगम में भवन कर, दुकान कर, ये जो जमा किया है, ये वो सब पैसा है जो 60 करोड़ रुपया है। मैं ऐसे घोटालों की पोल खोलता रहा हूं और अगर मुझे आपने चुना तो इस प्रकार के घोटालों का समूल नाश होने वाला है। तो इसका मतलब आप अपने आप को मेयर मान चुके हैं और नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा? देखिए, मैं दोनों बातों से इनकार करूंगा। पहले तो मैं अपने आप को मेयर नहीं मान रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं इस भ्रष्टाचार का समूल नाश करूंगा। और दूसरी बात जो आपने कही, भ्रष्टाचार का अड्डा, उसका भी समूल नाश होने वाला है, क्योंकि अगर जनता मुझे चुन करके भेजेगी तब भी, और अगर किसी कारण से जनता ने मुझे मौका नहीं दिया तब भी मैं जन मुद्दों को इसी प्रकार उठाता रहूंगा। नगर निगम में जिस प्रकार की चीजें अभी चल रही हैं, वर्तमान में भी चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, उनको बिल्कुल पूरी तरह से रोक दूंगा।
अगर आप मेरा कार्यकाल देखना चाहते हैं तो मंडी समिति देहरादून का कार्यकाल 2014 से 16 का उठा करके देख लीजिए। पूरी मंडी में किस प्रकार सफाई व्यवस्था, नालियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, दुकानों का निर्माण और स्वच्छ तरीके से उनके आवंटन का जो मैंने कार्य किया है, उसी प्रकार से मैं देहरादून वासियों को ये कह देना चाहता हूं कि जो मेरे भाई आज रेडी पटरी पर बैठे हैं, उनको पूरा उनका स्ट्रीट वेंडर जोन बना करके दूंगा। तरीके का एक नगर निगम होगा, तरीके का स्वच्छ दून होगा। खाली मैं ग्रीन दून की बात नहीं करूंगा, क्लीन दून की बात नहीं करूंगा, वो करने से होगा। खाली झाड़ू उठाने से काम नहीं चलेगा, काम भी करके दिखाना होगा। मुझे लगता है आज सबसे बड़ी समस्या यातायात की भी है। आप नगर निगम में मेयर उम्मीदवार होने के नाते किन किन चीज़ों को समस्या मानते हैं, उसका जवाब मुझे दीजिए। मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देहरादून में जो सबसे बड़ी समस्या इस समय पनप रही है, जिसकी ओर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो है ट्रैफिक की समस्या पहली। दूसरी समस्या है टूटी सड़कों की। तीसरी समस्या है पार्किंग की और चौथी समस्या है सफाई की। सफाई में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। खाली मैं देखता हूं कि 2-4 पौधे लगा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता फोटो खिंचा लेते हैं। इतवार को किसी दिन झाड़ू उठा करके फोटो खिंचा करके फेसबुक पर डाल देते हैं। देखो, इससे काम नहीं चल पाएगा। आपको इसके लिए सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढना होगा और सस्टेनेबल सोल्यूशन वही ढूंढ पाएगा जो युवा होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, जिसके पास विजन होगा और जिसने करके दिखाया होगा। दिल्ली में आप जाकर के देख सकते हैं किस प्रकार से हमने पूरी साफ सफाई चाक चौबंद की है और किस प्रकार से हमने भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय से उखाड़ के फेंका, जिसका कब्जा था उखाड़ के फेंक दिया। उसी प्रकार से इस बार हम नगर निकाय में तो दिल्ली में आप लोगों पे बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी की कमान संभाली है, नगर निकाय आपके हाथ में आया है, तो आप लोगों से नज़रें चुरा रहे हैं, भाग रहे हैं लोगों से। देखिए, ये तो बड़ी हंसी वाली बात है क्योंकि दिल्ली में इस वक्त कैंपेनिंग कर रहे हैं हमारे सभी विधायक और इस वक्त 62 के 62 विधायक और जो हमारे उनके नीचे जो काउंसलर्स हैं, पार्षद हैं, वो गली गली जा करके आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि अगले 1 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है और हमारी सीधा टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। उसे लगता है पिछली बार 7 सीटें आई थी, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार 0 हो जाए, क्लीन स्वीप हो जाए, इसलिए वो इस प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं। जनता हमारा काम देख रही है और हम किसी भी आरोपों से डरने वाले नहीं। आप अपनी जमानत बचा पाएंगे, ये यकीन है आपको? देखिए, जमानत बचा पाना या ना बचा पाना वाली बात जो आप कर रहे हैं, देखिए मैंने कहा ये जनता तय करेगी और इस बार जो नगर निगम में मुझे लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से टिकट बांटे गए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में एक बिखराव दिखाई देता है। कल जो नॉमिनेशन हुआ और जो कार्यक्रम उनके प्रदेश कार्यालय में हुआ, उसमें खुद जो निवर्तमान मेयर हैं वो गायब हैं। वो कहाँ हैं भाई? उनको तो खुद चुनाव लड़ना था या चुनाव लड़ाना था अगर कोई मजबूरी थी। अगर वो गायब हैं तो ये 100% आप मान लें कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा एक खेमा दुख की इस घड़ी में डूबा हुआ है और कोप भवन में जाके बैठ गया है। उसका लाभ हमें मिलने वाला है। दूसरा, जो कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस में जो प्रत्याशी थे, उनके मतलब जो दावेदार थे और उसमें एक ही का टिकट होना था, टिकट हो चुका है। लेकिन जिस प्रकार से वो कल रात परसों रात हमने एक वीडियो भी देखा 5-5 लाख रुपए में टिकट बिकने वाला, तो मुझे लगता है कि देखो, कांग्रेस के साथ मेरी बहुत सिंपैथी है। वो इसलिए है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो बहुत तेजी से खत्म हो रही है, क्योंकि इसको काटने के लिए, इसको मारने के लिए इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं हम अपने आप ही काफी हैं, हम एक दूसरे को खुद ही निपटा लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया। आपने सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस में टिकटों के लिए पैसों का लेन देन हुआ। सीधे तौर पे आप आरोप लगा रहे हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि ये पार्टी डूबती हुई पार्टी है, फिर भी पैसों
का लेन देन टिकटों के लिए सामने आया? देखिए, पहले तो बात यह है कि ये आरोप मेरा मैं किसी पे व्यक्तिगत नहीं लगा रहा। दूसरा ये बात है कि ये जो आरोप की आप बात कर रहे हैं, ये तो मैंने खुद पत्रकार भाइयों ने सोशल मीडिया पे डाला, वही देख करके जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ और उसकी पुष्टि भी की गई। साथ ही जिस महिला ने वो आरोप लगाए हैं, वो भी सामने आई है। तो जहाँ तक आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की मारामारी की बात है, तो देखिए ऐसा है कि हर वार्ड में एक से अधिक दावेदार होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा टिकट हो जाए, मेरा टिकट हो जाए। तो उस एवज में कई बार आदमी लोगों को ओबलाइज करने की भी सोचता है, लेकिन अगर पार्टी अगर जैसे कहते हैं ना कि बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत का क्या होगा, इसी प्रकार अगर पार्टी के इस प्रकार के नेता अगर लोगों से चंदा इकट्ठा करेंगे, पैसा लेंगे, तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? आपको तो आम आदमी पार्टी को तो वार्डों में उम्मीदवार ही नहीं मिले, ऐसा खबरें आ रही हैं कि आपको पार्षद के लिए ढूंढ ढूंढ के लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आम आदमी पार्टी से पार्षद का चुनाव लड़ लिया जाए। देखिए, जहाँ तक हमारी बात है, इस पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने काफ़ी देरी में चुनाव लड़ने की घोषणा की, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आवेदन हमें आए, हमने उनका निरीक्षण भी किया। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अन्य दलों से टूटकर भी आ रहे थे और कुछ ऐसे लोग थे जो हमें लगता था कि वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खा रहे। तो हमने उन सिलेक्टेड लोगों को ही टिकट दिया जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा रखते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में बहुत से लोगों ने पहले भी चुनाव लड़ा और पार्टी छोड़ के भाग भी गए। तो हमें भागने वाले लोग नहीं चाहिए। पिछले 5 से 6 सालों से मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। मैंने उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मैं पार्टी के बैनर के नीचे खड़ा हूँ, तटस्थ खड़ा हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने डराने की कोशिश की, कांग्रेस ने पुचकारने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी नहीं टूटा। 2022 के चुनाव में मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, जिनके फ़ोन आते रहे, क्योंकि वो छोटा भाई मानने के नाते, लेकिन उनको लगा कि मैं पार्टी से टूटूँगा, लेकिन मैं पार्टी से नहीं टूटा और मैंने पार्टी का विश्वास जीता। अब की बार मैं चुनाव थोड़ा लड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं 22 में भी चुनाव लड़ चुका हूँ, तो लेकिन पार्टी ने मुझे मनाया और कहा कि आपको लड़ना चाहिए, आप देहरादून के फेस हैं और देहरादून में बच्चा-बच्चा आपको जानता है। तो मुझे लगता है कि पार्टी का भरोसा अगर जीता है, तो जनता का भरोसा भी ज़रूर जीतूँगा। यानी कि आम आदमी पार्टी ने आपको बलि का बकरा बना दिया और अब कुर्बानी की तैयारी चल रही है। 23 तारीख को आपकी कुर्बानी की उम्मीद लगा रहे हैं बहुत लोग। देखिए, ऐसा है कि जो लोग कुर्बानी की उम्मीद लगा भी रहे हैं, तो मैं तो इस पर ये कहूँगा कि एक गाना आया था ना कि कुर्बानी कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो देखिए, कुर्बानी वाली जो बात आपने कही है, ये कुर्बानी जनता के लिए है और निश्चित तौर पर मेरा जो करियर है वो दाँव पर है। मैं जनता से निवेदन करूँगा कि आप अधिक से अधिक वोट डाल करके आम आदमी पार्टी ना तो आपको शराब बाँटने वाली है, ना आपको पैसा देने वाली है, ना मेरे पास पैसा है। ये आपका भाई खाली जेब है। ये मेरे पास पॉकेट ज़रूर 10 होंगी पैंट पजामे में, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं ये भी कहूँगा कि जो पैसा दे पैसा ले लेना, जो शराब बाँटे कांग्रेस तो पी लेना, लेकिन वोट झाड़ू पर करना, वोट रविंद्र आनंद को करना, वोट अपने भाई को करना, इस छोटे भाई को करना। तो आपको लग रहा है कि चुनाव में शराब का भी खेल होगा, पैसे का भी खेल होगा, यानी कि आप डरे हुए हैं कि चुनाव में 23 तारीख को बलि का बकरा बनना तय है आपका? देखिए, शराब पिलाना और पैसे देना ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कल्चर रहा है और दिल्ली के अंदर भी हम सीना ठोक के कहते हैं कि अगर शराब और पैसा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दे तो आप ले लेना, लेकिन वोट जनता हमें ही करती है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि नगर निगम में दुनिया भर के घोटाले हुए, सरकार में दुनिया भर के घोटाले हुए, उनके खुद कृषि मंत्री घोटालों की जांच में फंसे हुए हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये सब पैसा सरकार के पास आ रहा है और सरकार फिर उसको चुनाव में खर्च कर रही है, मैनेजमेंट में खर्च कर रही है। तो भैया हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। तो निगम में आप बता रहे हैं कि घोटाला हुआ, तो घोटाला किसने किया? कौन है इन घोटालों के पीछे? मैंने कहा ना, सरकार के मंत्री, सरकार, पूरी सरकार, चाहे वो अपना राज्य सरकार हो या लोकल बॉडी हो। लोकल बॉडी में बहुत घोटाले हुए, नगर निगम में बहुत घोटाले हुए और जनता को सब ये पता है
लेकिन वो पैसा सब सरकार के पास ही नहीं तो नहीं जाता नहीं है। नहीं, आप सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं, सत्तारूढ़ दल पे आरोप लगा रहे हैं, नगर निगम पे आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो भ्रष्टाचार ऑटोमोड पे तो नहीं होता, किसी ने तो किया होगा। किसे दोषी मानते हो आप भ्रष्टाचार के लिए? कि मैं एक बात कहता हूँ, एक व्यक्ति चुन करके, जनता चुन करके उसे भेजती है नगर निगम में, और वो मेयर बनते हैं। 5 साल वो मेयर रहते हैं, फिर उनका टिकट काट दिया जाता है। ना तो वो बीमार हैं, ना वो अक्षम है, वो सक्षम भी है और स्वस्थ भी हैं, और मैं उनकी दीर्घायु की कामना भी करता हूँ। लेकिन अगर पार्टी उनका टिकट काटती है तो पार्टी इस बात को मानती है कि भ्रष्टाचार हुआ है। पार्टी को ये पता है कि यदि इस व्यक्ति को टिकट दिया गया तो हम लड़ाई से बाहर। तो इसका मतलब पार्टी ने ये मान लिया है कि भ्रष्टाचार हुआ है, और पार्टी को ये पता है कि जनता भी इस बात को मानती है। क्योंकि अगर जनता ना मानती होती तो आप प्रत्याशी क्यों बदलते? इनको रातों रात सौरभ भाई को कहां से उठा लाए? और मुझे आप एक बात बता दें, मैंने फिर कहा, सौरभ भाई ठीक है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, ठीक है भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में, लेकिन सौरभ भाई ने देहरादून के लिए क्या किया, जरा मुझे बताएं, क्या किया? क्या वीरेंद्र पोखरियाल जी ने देहरादून के लिए क्या किया? नहीं, वो तो पार्टी चुनाव लड़ रही है ना, पार्टी ने बहुत कुछ मैं फिर कह रहा हूं, देहरादून की जनता मुझे देख रही है, और देहरादून की जनता से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आपके सामने 3 प्रत्याशी हैं। पहला प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी का है जो सत्तारूढ़ दल से है, दूसरा कांग्रेस से है। इन दोनों से जरा जनता सवाल करे, भाई तुमने आम जनता के लिए क्या किया? रविंद्र आनंद बता सकता है कि उसने सस्ती सब्जी के जो मेले लगाए 2 साल, जो सब्जी 40 रुपए किलो थी वो 7 रुपए किलो मंडी में बिकवाई, ये रविंद्र आनंद ने किया ना। ये मेरी सोच थी, मुझे सराहा गया, मुझे अवार्ड किया गया। लेकिन आप आम आदमी पार्टी के तो चेयरमैन नहीं थे मंडी समिति में, सत्तारूढ़ दल के थे। उस समय जो सरकार थी मैं उस सरकार में था, और मैं मंडी समिति का अध्यक्ष था, लेकिन मैंने अपने काम को बखूबी निभाया। और मैं फिर जनता से कह रहा हूं कि ये जो आज समस्या है, ये जगह जगह गलियों में मंडियां लगी हुई हैं, इन बेचारों को दुकान कौन देगा, इनको वेंडर जोन कौन देगा? ये काम नगर निगम का है, और नगर निगम का बजट कम नहीं है, करोड़ों खरबों रुपए का बजट है। कहाँ जा रहा है पैसा? अरे जनता का पैसा कहाँ ले जा रहे हो तुम? इतना हाउस टैक्स ले रहे हो, दुनिया जान के टैक्स भर रही है जनता। आपका रोड मैप क्या है? अगर मान लीजिए जनता आपको मेयर के रूप में मौका देती है, तो आपका रोड मैप जो पहले 100 दिनों का क्या रोड मैप होगा आपका? देखिए, पहले 100 दिनों में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो नगर निगम से बनाई जाने वाली सड़कें हैं वो बिल्कुल चकाचक होंगी, नालियाँ बिल्कुल साफ होंगी। जिन नालों की सफाई पिछले 7-7 सालों से नहीं हुई है, मैं आपको गिनवा सकता हूँ, गांधीग्राम, पटेल नगर, आपका लोहिया नगर, धर्मपुर, 7-7, 10-10 साल तक कोई नाले की सफाई नहीं हुई। नालों की अच्छे से सफाई होगी। जो पार्क हैं, जितने भी पार्क हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से सफाई होगी। जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनकी आज तक नियुक्ति नहीं हो पाई। 660 की 670 आज से 20 साल पहले भी थे और आज भी उतने हैं, और उनका कोई नियमितीकरण नहीं करा। ठेका प्रथा चला दी कि सलीम भाई को बुलाया कि हमें 20 लोग चाहिए, आपने 20 लोग का साइन कराया, काम कर रहे हैं 3 लोग, आधा आपने रख लिया आधा मैंने रख लिया। ये प्रथा बंद होगी। मैं नियुक्त करूंगा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं 2000 सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करूंगा और फिर शहर का काया पलट करूंगा। सिर्फ कह नहीं रहा हूं, क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बनाने का जो प्लान मेरे पास और आम आदमी पार्टी के पास है, वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना कांग्रेस के पास है। और मुझे देखो, मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने मंडी समिति में रह करके जगह जगह सफाई, नाली, सड़कें जो बनाई हैं, आप जाके देखिए। जो बाहर जो 60 दुकानें बनी हैं मंडी समिति निरंजनपुर के बाहर, वो मैंने ही बनाई है, मेरे कार्यकाल में बनी है। आप आरटीआई डालिए, देख लीजिए कैसे बनी और कैसे आवंटन हुआ उनका। अच्छा, मुकाबला किस किस के बीच हो रहा है नगर निगम देहरादून में? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इस समय मुकाबला जनता और घोटालों के बीच है, कि अगर जनता को घोटाले नहीं चाहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नहीं चुनेगी, क्योंकि दोनों की सरकारें आप देख चुके हैं 24 साल के इतिहास में उत्तराखंड के, और उससे पहले भी जब यूपी था तब भी ये जो नगर पालिका थी तब का भी आपने कार्यकाल देखा है। मुझे लगता है दोनों पार्टियों को आपने अच्छे से देख लिया है। एक मौका आम आदमी पार्टी को, एक मौका इस छोटे भाई को आप दे के देखिए। यदि
कुछ गड़बड़ हुई तो कान पकड़ लेना, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन मैं होल टाइमर राजनीति करता हूँ। ऐसा नहीं कि चुनाव आए तो सौरभ भाई की तरह बाहर निकल गए, पोस्टर लगा दिए, बस हो गया काम। नहीं, मैं जनता का काम करता हूँ। जिन लोगों के मैंने काम किए हैं वो मुझे देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, और जो लोग मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं वो उनको ये विश्वास होगा मेरी बातों से। और मैं आपको फिर ठोक के कह रहा हूँ कि 2 साल मैंने मंडी समिति को दिए हैं, जाकर के मंडी समिति की काया पलट देख लो, तब आप मुझसे बात करना। अच्छा, आप कितना पढ़े लिखे हैं और आपके संघर्ष की कहानी क्या है? कहना है कि 10 साल की उम्र से आप मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। क्या है आपके संघर्ष की कहानी, यहाँ तक पहुँचने की कहानी? देखिए, इस बात को करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और देहरादून के खुरबड़े मोहल्ले में हमारी एक पैतृक संपत्ति है जो कि मेरे दादाजी की थी। और सन 88 में जब मैं 10 वर्ष का था, तब से मैं बल्ब फैक्ट्री में काम करता था। और दिन में मैं सुबह पढ़ाई करता था और 12-1 बजे से जब मेरी छुट्टी होती तब से लेकर शाम 8 बजे तक मैं बल्ब फैक्ट्री में 8 घंटे पूरे करके काम करता था। महज 300 रुपये मेरी तनख्वाह थी सन 88 में। और मैं अपने परिवार का, चूँकि मेरे पिताजी भी कमाते थे, मैं भी कमाता था, सिस्टर भी मेरी कमाती थी, तो हमने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं फिर ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, सपने पूरे करने के लिए अगर कोई आगे बढ़ता है तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। सन 90 में या 89 में वो खुरबड़े मोहल्ले में पहला घर था जहाँ टेलीविस्टा का कलर टीवी आया। वो हमारा घर था, जब रामायण देखने के लिए पूरा मोहल्ला हमारे घर में इकट्ठा होता था और हम दरी बिछा देते थे। और सबसे पहले टेलीफोन लगा तो हमारे यहाँ लगा, क्योंकि हमने एक टारगेट सेट किए हुए थे कि यार ये काम कर रहा है और उसके लिए मेहनत दिन करनी पड़े, रात करनी पड़े। मैंने बल्ब फैक्ट्री में काम किया, मैंने दिल्ली से माल ला के सप्लाई किए, मैंने जनरेटर घसीटा, सड़क पे जनरेटर पे धक्का मारा, वो सब काम मैंने किए। और धीरे धीरे मैंने बल्ब फैक्ट्री अपनी लगाई, जबकि मैं बल्ब फैक्ट्री में काम करता था। फिर मैंने बल्ब फैक्ट्री अपनी लगाई, बल्ब फैक्ट्री में मैंने पैसे कमाए। और 2007 में जब बल्ब फैक्ट्री का काम ख़त्म हुआ तो मैं व्यापार में आया। फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया कई साल। उसके बाद मैं प्रॉपर्टी लाइन में भी मैंने हाथ आजमाया। कई सारे मैंने बिजनेस किए, लेकिन बहुत छोटे छोटे काम करके मैं साइकिल पे चलने वाला बच्चा था। और शुरू में तो मैंने 50 पैसे 1 घंटे की साइकिल किराए पे लेकर के अपने शौक पूरे किए, लेकिन मैंने 350 रुपये की साइकिल सन 88-89 में खरीद ली थी। तो मेरे सपने थे। आज मेरा सपना है कि मैं जनता की सेवा करूं, जनता मुझे मेयर बनाए। एक मौका जनता मुझे दे दे, फिर वो मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी चुनेगी। आपकी आमदनी का जरिया राजनीति है या कुछ और है? देखिए, मेरी राजनीति का जरिया मैंने आपको बताया, मेरा अपना एक हॉस्टल है और मेरी अपनी खेती बाड़ी का काम भी है। इसके अलावा मैं रियल एस्टेट का काम करता ही हूँ काफ़ी समय से, मकान बनाता हूँ, बेचता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे गुजर बसर के लिए बढ़िया है और मेरे पास पैसे की कमी नहीं है अपने परिवार को पालने के लिए। मेरे 2 बेटे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से मैं उनको तालीम दे रहा हूँ। एक बेटा यहाँ पढ़ रहा है, एक बाहर पढ़ रहा है। मुझे ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जिनको ज़रूरत थी उन्होंने घोटाले किए होंगे, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। राजनीति से कितनी आमदनी हो जाती है? राजनीति, मैंने आपको बताया ना कि राजनीति तो एक सेवा भाव का कार्य है। और मैं तो पिछले 10 साल से किसी भी पद पे रहा नहीं हूँ जिससे मुझे कोई लाभ होता हो। 2 साल मंडी समिति में अध्यक्ष जरूर रहा, लेकिन वहाँ भी कोई लाभ का पद वो नहीं है, वहाँ से 1 रुपये की कोई आमदन नहीं थी। और मैंने लोगों के काम करे और अपना खेती बाड़ी का काम करना, अपने हॉस्टल चलाना, अपनी मकान बना करके बेचना, इस सब से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ और जनता का सेवा भी कर रहा हूँ। और ये मेरा पैशन भी है, शौक़ भी है। राजनीति मेरे अंदर बसी हुई है। तो मैं आज जनता से निवेदन करता हूं कि मुझे एक मौका जरूर। रविंद्र आनंद जी, आपने हमें इतना वक्त दिया, अपने विजन से पूरी जनता को रूबरू कराया। आपने कहाँ मजदूरी की, जनरेटर में कैसे धक्के लगाए, 10 साल की उम्र में बच्चा किस तरीके से पैसे कमाता होगा, किन हालात में आपने अपने परिवार के लालन पालन किया और आज आप मेयर के चुनाव में जिस तरीके से आए, तो वाकई में एक योद्धा ही कर सकता है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि साल का पहला दिन है कि आप जिस मंशा से जनहित के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में हैं, चुनावी परिणाम कि जिसके भी हक में हो, लेकिन सबसे पहला हक
देहरादून की जनता का है। जनता के हक में जो भी बेहतर परिणाम ऊपर वाला देगा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार रविंदर सिंह आनंद, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि इनका मुकाबला भ्रष्टाचार से है, किसी पार्टी से नहीं। और सीधे तौर पर आरोप लगाया इन्होंने पूर्व जो भी मेयर रहे हैं उन लोगों पे और सत्तारूढ़ दल पे तरह तरीके के आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड दिल्ली में क्या रहा है, देहरादून में क्या रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन रविंदर सिंह आनंद के जो हौसले हैं वो काफ़ी बुलंद नज़र आ रहे हैं। इन्हें पूरा यकीन है कि यहाँ के परिणाम चौंका देने वाले परिणाम होंगे और कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों से इनका मुकाबला नहीं, इनका सीधा कहना है कि मुकाबला भ्रष्टाचार और जनता के बीच में है। अब किसके बीच ये चुनाव है, ये तो मतदान के बाद ही मालूम चलेगा, और ईवीएम या जो भी बैलेट पेपर होगा, रिजल्ट जो होंगे चुनाव के, उसी के बाद मालूम चलेगा कि देहरादून की जनता ने भ्रष्टाचार और जनता के बीच की लड़ाई स्वीकार की है, जैसा कि रविंदर सिंह आनंद ने कहा है, या सत्तारूढ़ दल के कामों को देखकर जनता ने वोट किया है, या कांग्रेस के इतिहास को देखकर किया है। ये तो 23 तारीख के बाद जब मतदान हो जाएगा उसी के बाद पता चलेगा। फिलहाल सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। इसके बाद हम कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों को भी आपके सामने लाएंगे, वो भी अपना रोड मैप आपके सामने रखेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ